नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम की सीरीज में। और इस डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम के माध्यम से जो समसामयिक घटनाएं होती हैं उन्हें आप तक पहुंचाना उद्देश्य रहता है। और इसमें हम एमसीक्यू और यानी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से और उसकी व्याख्या के माध्यम से उन खबरों तक आपको पहुंचाने का प्रयास करते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप जो है इस चैनल के साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। तो कुकस गांव जयपुर में जलवायु अनुकूल कृषि तालाबों का उपयोग करते हुए वर्षा जल संरक्षण का नया मॉडल किसानों को कितने लीटर जल संरक्षण करने में मदद करेगा? ऑप्शन ए कह रहा है 5 करोड़ लीटर, ऑप्शन बी कह रहा है 10 करोड़ लीटर, ऑप्शन सी कह रहा है 15 करोड़ लीटर, ऑप्शन डी कह रहा है 20 करोड़ लीटर। तो ये राजस्थान में यह नया मॉडल विकसित किया गया है जल संरक्षण से संबंधित, और यह किसानों को 10 करोड़ लीटर जल संचयन में करने में मदद करेगा। चलिए, तो राजस्थान में नया जल संचयन मॉडल बनाया गया है। अब यह है क्या? बेसिकली यह तालाब है एक तरीके से, और यहाँ पर प्लास्टिक की लेयर बिछाई गई है और इसी में जल संचयन किया जा रहा है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो राजस्थान के शुष्क भूभाग में जयपुर के कुकस गांव में 50 जलवायु अनुकूल कृषि तालाबों का उपयोग करते हुए एक नए जल संरक्षण मॉडल का लक्ष्य 10 करोड़ लीटर वर्षा जल का संरक्षण करके किसानों को लाभान्वित करना है। वर्षा जल संचयन मॉडल के बारे में बात करें तो जयपुर के आमेर ब्लॉक में कुकस ग्राम पंचायत को इस वर्षा जल संचयन पहल के लिए चुना गया है, जिसमें राजस्थान का दूसरा स्थान है। यह परियोजना दौसा जिले में मिली सफलता के बाद शुरू की गई है, जहां 250 कृषि तालाबों के निर्माण से किसानों को वर्षा आधारित भूमि पर 12 फसलें उगाने में मदद मिली। अब ये 12 फसलें क्या हैं? जो हर बार मतलब हर महीने उग सके, यानी वर्ष के 12 महीने। इस पहल में प्रत्येक किसान की 5% भूमि पर सुरक्षित बाड़ लगा करके 10 फुट गहरे प्लास्टिक से बने तालाबों का निर्माण करना शामिल है। भविष्य की योजनाएं और प्रभाव की बात करें तो इस पहल में पहले ही 50 तालाब बनाए जा चुके हैं और अब इसमें 25 तथा अन्य तालाब बनाने की योजना है। इस विस्तार से क्षेत्र के लगभग 50,000 ग्रामीणों को लंबे समय में लाभ मिलने की उम्मीद है। इसका महत्व क्या है इस जल संरक्षण से? तो यह पहल वर्ष भर जल आपूर्ति उपलब्ध कराने पर केंद्रित है, जिससे किसानों को रबी और खरीफ दोनों फसलों को उगाने में मदद मिलेगी। रबी फसल कौन सी होती है? जो शीत ऋतु में बोई जाती है, यानी सितंबर अक्टूबर में। और खरीफ फसल कौन सी होती है? जो बरसात के समय में बोई जाती है, ठीक है, यानी जून और जुलाई में। ठीक है, तो इन फसलों के नाम आप बताइएगा, कौन कौन से फसल रबी की हैं, कौन कौन से फसल खरीफ की हैं। इन फसलों को उगाने में मदद मिलेगी तथा वे मूंगफली तथा चौला जैसी अधिक जल कुशल और लाभदायक फसलों की खेती में भी विविधता ला सकेंगे। तालाबों को न केवल सिंचाई प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, बल्कि भूजल को पुनर्भरण करने में भी मदद करता है। अब देखिए, कोई भी जल स्रोत हो, कोई भी जल निकाय हो, यदि उसमें से कोई भी जल निकाय हो या कोई भी मान लीजिए बैंक बैलेंस ही है, अगर इसमें से सिर्फ निकालते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा खाली हो जाएगा। जब इसमें कुछ डालते रहेंगे तो निकालते भी रहेंगे तो हम अपना उपयोग भी कर लिए और उसमें संचय भी कर लिए। तो यह पुनर्भरण में भी मदद करेगा, जो अंबर ब्लॉक जैसे क्षेत्रों में एक आवश्यक संसाधन है, जहां नदी या नहर नेटवर्क का अभाव है। निरंतर जल आपूर्ति से टिकाऊ पशुधन पालन और उच्च मूल्य बागवानी की सुविधा मिलती है, जिससे इस क्षेत्र में डेयरी फार्मिंग तथा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए अवसर सृजित होते हैं। जयपुर जिले में भूजल संकट। तो जयपुर की 99.4% कृषि योग्य भूमि सिंचाई के लिए भूजल पर निर्भर है। जिले में प्राकृतिक पुनर्भरण की दर से 2.22 गुना अधिक पानी निकाला जाता है, जो गंभीर भूजल संकट को दर्शाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पोषण पोया उत्सव 2000 साल पहले बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक आगमन का प्रतीक है। बौद्ध धर्म भारत में 2600 वर्ष पहले शुरू हुआ था। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक, ऑप्शन बी कह रहा है केवल दो, ऑप्शन सी कह रहा है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है ना तो एक और ना ही दो। तो पोषण पोया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह जो है श्रीलंका में मनाया जाता है, भारत में नहीं है, भारत का यह त्यौहार नहीं है। और यह जो है पोषण पोया उत्सव 2000 साल पहले बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक आगमन का प्रतीक है। तो श्रीलंका में जाहिर सी बात है, आप लोग जानते होंगे कि बौद्ध धर्म का उदय भारत के गंगा घाटी के उत्तरी भाग में हुआ था। और उस समय जो है उत्तरी क्षेत्र में, गंगा के उत्तरी मैदान क्षेत्र में 600 BC के लगभग, ठीक है, लगभग 62 संप्रदायों का उदय हुआ था। और उस दौरान जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दो ही ऐसे धर्म निकले प्रमुख रूप से जो आज तक अस्तित्व में बने हुए हैं और उनकी मान्यता है, ठीक है, उनके मानने वाले भी हैं। तो जब सम्राट अशोक जब अपने शासनकाल के दौरान थे तो उन्होंने अपने पुत्र अरहत महिंद्रा को जो है श्रीलंका भेजा था और वहाँ पर देवानामपिया तीस्ता को पहला उपदेश दिया था। उन्हीं की याद में यह उत्सव मनाया जाता है, पोषण पोया उत्सव। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। बौद्ध धर्म भारत में 2600 वर्ष पहले शुरू हुआ था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। बताना क्या है हमें, कौन उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या हैं। तो इस संदर्भ में दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में श्रीलंका में पोषण सोया उत्सव मनाया जा रहा है। यह उत्सव 2000 साल पहले बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक आगमन का प्रतीक है। पोषण सोया उत्सव के बारे में बात करें तो यह उत्सव जून पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार सम्राट अशोक के पुत्र अरहत महिंद्रा द्वारा मिहिंतले में राजा देवनामपिया तीस्ता को दिए गए पहले उपदेश की याद में मनाया जाता है। यह दिन हजारों भक्त मिहिंताले पहाड़ी और अनुराधापुरा जैसे पवित्र स्थलों पर एकत्र होते हैं जो इस उत्सव का प्रमुख केंद्र बनते हैं। इस पर्व पर एक महत्वपूर्ण मूल्य अहिंसा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो बौद्ध धर्म का जो मूल मंत्र है वो क्या है? अहिंसा नहीं करना। जैन धर्म का भी है, अहिंसा के मामले में जैन धर्म थोड़ा ज़्यादा कठोर है और बौद्ध धर्म मतलब ये कहता है कि आप अपने से अहिंसा नहीं कीजिए, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म भारत में 2600 वर्ष पहले एक ऐसी जीवन पद्धति के रूप में शुरू हुआ था जिसमें व्यक्ति को बदलने की क्षमता थी। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है। यह धर्म अपने संस्थापक सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं और जीवन के अनुभवों पर आधारित है। सिद्धार्थ गौतम ही थे जो गृह त्याग करके और जो है ज्ञान को प्राप्त करते हैं और तभी उन्हें जो है बुद्ध कहा गया और उन्हीं के नाम पर बौद्ध धर्म पड़ा। गौतम बुद्ध के बारे में देख लेते हैं। तो इनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में भारत नेपाल की सीमा के पास स्थित लुम्बिनी के एक राजसी परिवार में सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। इनका परिवार शाक्य वंश से संबंधित था जो कपिलवस्तु और लुम्बिनी से शासन करता था। 29 वर्ष की आयु में गौतम ने घर छोड़ दिया और धन संपत्ति का जीवन त्याग करके तपस्या चरम आत्म अनुशासन की जीवन शैली अपना ली। तपया चरम आत्म अनुशासन की जीवन शैली अपना ली। लगातार 49 दिनों के ध्यान के बाद गौतम को बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित सारनाथ गांव में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन यानी धर्म चक्र का घूमना के नाम से जाना जाता है। 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण
के रूप में जाना जाता है। और ये कुशीनगर वही कुशीनगर है जो अभी इसरो ने वहाँ पर एक अपना रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इसरो कुशीनगर में रॉकेट लॉन्च किया है। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। ऐसा माना जाता है कि वे भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 8वें अवतार हैं। ठीक है, तो जो आप वैदिक धर्म पढ़ते हैं, त्रिदेव का कॉन्सेप्ट, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उन तीनों देवताओं में से विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि विष्णु ही हैं जो विभिन्न अवतारों में प्रकट हुए और मानव कल्याण की कामना किए, कार्य किए। और उन्हीं में से यह 10 अवतारों में से 10 अवतार में से 8वें अवतार के रूप में किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध जी को। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अभ्यास शक्ति 2025 किन 2 देशों के बीच आयोजित की जाएगी? ऑप्शन ए भारत और रूस के मध्य, ऑप्शन बी भारत और फ्रांस के मध्य, ऑप्शन सी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य, ऑप्शन डी भारत और नेपाल के मध्य। तो यह जो है भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित की जाएगी। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित होगा। तो हालिया खबरों के अनुसार भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का आयोजन किया जाएगा। अभ्यास शक्ति 2025 यह भारत और फ्रांस के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। बता दें कि दोनों सेनाओं के बीच इस अभ्यास का आयोजन 18 जून से 1 जुलाई तक फ्रांस के ला कैवेलरी में किया जाएगा। तो कहाँ पर आयोजित होगा? फ्रांस के ला कैवेलरी में। भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का यह 8वां संस्करण है। तो कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ावा देना है, साथ ही आपसी समन्वय और रणनीतिक तालमेल को बढ़ावा देना है। फ्रांस और भारत के मध्य महत्वपूर्ण अन्य अभ्यास कौन कौन से हैं? तो शक्ति सेना अभ्यास है, गरुड़ अभ्यास यानी वायु अभ्यास है, तरंग शक्ति बहुपक्षीय वायु अभ्यास है, वरुण अभ्यास नौसेना अभ्यास है। ठीक है, भारत और फ्रांस के मध्य संबंध की बात करें तो भारत और फ्रांस लंबे समय से सांस्कृतिक, पारिवारिक और आर्थिक संबंध साझा करते हैं। बता दें कि फ्रांस पहला देश था जिसके साथ भारत ने द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के लिए 26 जनवरी 1998 को अपनी पहली रणनीतिक साझेदारी शुरू की थी। फ्रांस एक प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता है जो राफेल जेट, स्कॉर्पियन पनडुब्बियों और हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौसैनिक सहयोग के माध्यम से भारत के सैन्य आधुनिकीकरण का समर्थन कर रहा है। फ्रांस जो है भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं, विशेष रूप से उपग्रह प्रौद्योगिकी, प्रक्षेपण वाहनों और जलवायु निगरानी में एक दीर्घकालिक साझेदार रहा है। भारत और फ्रांस नैतिक एआई विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक और रणनीतिक विकास के लिए एआई का लाभ उठा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन 1 कह रहा है केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्रक योजना यानी सेंट्रल सेक्टर्स स्कीम्स की निधियों को प्रत्यक्ष रूप से जारी करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं यानी सेंट्रल सेक्टर्स स्कीम्स पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित और क्रियान्वित की जाती हैं। इनमें संविधान की संघ सूची में सूचीबद्ध विषयों से संबंधित योजनाएं शामिल होती हैं। तो बताना क्या है, हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि अभी केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्रक योजना की निधियों को प्रत्यक्ष रूप से जारी करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। व्याख्या को देखें तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्रक योजना यानी सेंट्रल सेक्टर्स स्कीम्स की निधियों को प्रत्यक्ष रूप से जारी करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित और क्रियान्वित की जाती हैं। इनमें संविधान की संघ सूची में सूचीबद्ध विषयों से संबंधित योजनाएं शामिल होती हैं। एक होता है
सॉरी, एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, यानी कि जो केंद्र है वो कुछ सहयोग करती है वित्त के मामले में, और राज्य भी कुछ सहयोग करते हैं, और लागू जो है केंद्र करती है, मतलब बनाती है योजना, और लागू कौन करता है? राज्य करती है। चलिए, तो केंद्र सरकार के मुख्य दिशा निर्देशों पर एक नज़र की बात करें तो केंद्रीय नोडल एजेंसी प्रत्येक केंद्रीय क्षेत्रक योजना के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग एक एजेंसी को केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त करेगा। यह एजेंसी योजना को कार्यान्वित करेगी। इन एजेंसियों में स्वायत्त संस्थाएं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या राज्य एजेंसियां शामिल होंगी। तो नोडल एजेंसी किसी एक को बनाया जा सकता है। ठीक है। बजट निर्धारण और बजट की बात करें तो संबंधित मंत्रालयों को अपनी योजनाओं के बजट का यथार्थवादी तरीके से आकलन करना होगा, यानी जमीनी स्तर पर। ठीक है। वास्तविकता में विशेष रूप से वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही तक योजना के तहत किसी भी संभावित बचत या अनुप्रयुक्त राशि की जानकारी देनी होगी। वित्त वर्ष के अंत तक किसी योजना के तहत अप्रयुक्त राशि समाप्त या लैप्स मानी जाएगी और उसे अगले वर्ष के आवंटन में नहीं जोड़ा जाएगा। तो अभी तक क्या होता था कि जो भी स्कीम रहती थी उन्हें अगले वर्ष के आवंटन के लिए जोड़ दिया जाता था कि हाँ चलिए, आपका पिछला जो है इतना कार्य होना था और आपने खर्च नहीं किया था, तो उसे अगले वर्ष के लिए जोड़ दिया जाता था। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। जस्ट इन टाइम फंड रिलीज ये मुख्य पहल है एक तरीके से। तो फंड केवल आवश्यकता पड़ने पर ही जारी किया जाएगा। साथ ही एक बार में अधिकतम 25% फंड ही जारी किया जाएगा। अगली किस्त तभी जारी की जाएगी जब पहले दिए गए फंड का 75% उपयोग हो चुका हो और निर्धारित शर्तें पूरी की गई हों। दिशा निर्देश का महत्व क्या है? तो फंड का प्रभावी उपयोग होगा। एक बार में केवल 25% फंड जारी करने और इस जारी फंड के 75% उपयोग की शर्त यह सुनिश्चित करेगी कि फंड का वास्तविक उपयोग हो, न कि केवल उसे जमा रखा जाए। यानी 100 रुपये में 25 रुपये जारी कर दिए गए और 25 रुपये का 70%, ठीक है, यानी 70/100 कर देंगे, तो इसका जो आएगा वो वैल्यू खर्च हो जाएगा। ठीक है। तब जा कर के अगला फंड जारी होगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि इससे क्या होगा, फंड का वास्तविक उपयोग होगा, न कि केवल उसे जमा रखा जाए। जवाबदेही बढ़ाना इसका महत्व है। नया फंड जारी करने से पहले पूर्व में जारी फंड के समुचित उपयोग की शर्त वास्तव में कार्यान्वयन एजेंसियों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करेगी। केंद्रीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए गए अन्य उपाय क्या हैं? तो लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली का उपयोग अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य जारी फंड की निगरानी करना और रियल टाइम आधार पर ट्रैकिंग करना तथा अप्रयुक्त राशि पर नियंत्रण रखना है। सनसेट क्लॉज का प्रावधान 2017 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी योजनाओं के लिए सनसेट क्लॉज और योजना के आउटकम की समीक्षा अनिवार्य कर दी थी। अब हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे सनसेट रूल, ठीक है, सनसेट सीलिंग, ठीक है, उसमें एक निश्चित समय के अंतराल पर ही कर देना होता था, नहीं तो वो जब्त कर लिया जाता था। उसी तरीके का ये भी प्रावधान है। इन प्रावधानों का उद्देश्य योजनाओं के क्रियान्वयन को केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तीय संसाधनों के चक्र के अनुरूप रखना है। इन योजनाओं की अवधि वित्त आयोग के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगी। गैर सरकारी विधेयक यानी प्राइवेट मेंबर बिल, संसद में सरकारी विधायी प्रस्ताव और योजनाएं, प्रभाव विश्लेषण और कार्यान्वयन पश्चात मूल्यांकन विधेयक 2022 प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य
विधायी व नीति निर्माण प्रक्रिया में जवाबदेही एवं संसद द्वारा निगरानी सुनिश्चित करना तथा केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय को और अधिक प्रभावी बनाना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है विश्व बैंक समूह द्वारा स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025 रिपोर्ट जारी की गई। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशनल कार्बन प्राइसिंग साधनों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। यह संख्या 2005 में 5 थी, जो वर्तमान में बढ़ करके 80 हो गई है। भारत, ब्राज़ील और तुर्की इन्हें सक्रिय रूप से विकसित कर रहे हैं। सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2, ऑप्शन सी कह रहा है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है न ही 1 और न ही 2। तो इस संदर्भ में दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो विश्व बैंक समूह द्वारा स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025 रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशनल कार्बन प्राइसिंग साधनों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। यह संख्या 2005 में 5 थी, जो वर्तमान में बढ़कर के 80 हो गई है। भारत, ब्राज़ील और तुर्की इन्हें सक्रिय रूप से विकसित कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑपरेशन कार्बन प्राइसिंग शब्द आया है। तो ये है क्या? तो यह जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर बोली लगाई जाती है, ठीक है, कीमत लगाई जाती है, उसका वैल्यू किया जाता है ताकि इन उत्सर्जन को कम किया जा सके। और यह एक बाजार आधारित तंत्र होता है जिसका उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ साथ अन्य ग्रीन हाउस गैसों को वित्तीय लागत दे करके, मतलब पैसे दे करके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो रिपोर्ट में प्रकाशित मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालें। तो कवरेज यानी कार्बन प्राइसिंग वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 28% कवर करता है। इसमें 43% कार्बन टैक्स और 37% उत्सर्जन व्यापार प्रणालियां शामिल हैं। राजस्व सृजन की बात करें तो वैश्विक स्तर पर 2024 में उत्सर्जन व्यापार प्रणालियों और कार्बन टैक्स को सार्वजनिक बजट के लिए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा की कमाई हुई थी। क्षेत्रकवार कवरेज की बात करें तो विद्युत क्षेत्रक के बाद उद्योग क्षेत्रक में सबसे अधिक कवरेज है। कृषि और अपशिष्ट पर अभी भी काफ़ी हद तक ध्यान नहीं दिया गया है। कार्बन क्रेडिट की आपूर्ति बनाम मांग की बात करें तो वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर कार्बन क्रेडिट की आपूर्ति मांग से ज़्यादा रही है, जिसमें लगभग 1 अरब टन अप्रयुक्त क्रेडिट मौजूद हैं। अब ये देखिए एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो कार्बन मूल्य और निर्धारण और उनके साधन। कार्बन प्राइसिंग यह एक नीतिगत उपकरण है जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर लागत तय करती है ताकि अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाली गतिविधियों से होने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय नुकसान को दर्शाया जा सके। इसमें होता क्या है? तो उत्सर्जन व्यापार प्रणाली यानी सरकार चिन्हित की गई संस्थाओं द्वारा उत्पन्न ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की मात्रा तीव्रता पर एक सीमा निर्धारित करती है। कार्बन कर दूसरा एलिमेंट है। तो सरकार चिन्हित की गई संस्थाओं पर उनके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए शुल्क लगाती है। तीसरा है कार्बन क्रेडिटिंग मैकेनिज्म। ऐसे क्रेडिट सृजित किए जाते हैं जिन्हें खरीदा या बेचा जा सकता है। ये स्वैच्छिक गतिविधियों के जरिए उत्सर्जन घटाने पर मिलते हैं। कार्बन प्राइसिंग यानी के संबंध में कुछ प्रमुख प्रावधान है। तो वैश्विक स्तर पर क्या प्रावधान है? तो पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 अभी यूपीएससी 2025 के प्रीलिम्स में यह आया था, इससे संबंधित प्रश्न। तो COP21 यानी UNFCCC यूनाइटेड नेशन का ये जो है कार्यक्रम है, यह अनुच्छेद सहयोगात्मक कार्बन मूल्य निर्धारण पद्धतियों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को सुविधाजनक बनाने के लिए आधार प्रदान करता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC ने COP29 में अनुच्छेद 6.2 और अनुच्छेद 6.4 के लिए अंतिम नियमों को अपनाया था। COP29 अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया गया था। अनुच्छेद 6.2 सहयोगात्मक उपाय
तथा अनुच्छेद 6.4 पेरिस समझौते का क्रेडिट तंत्र है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की बात करें तो यह आयातित उत्पादों से होने वाले उत्सर्जन पर सीमा पर कार्बन मूल्य लागू करता है, जैसे यूरोपीय संघ का CBAM। भारत में किए गए कुछ प्रावधान है तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023, यह योजना दो तरह के तंत्रों का प्रावधान करती है। अनुपालन तंत्र, यह उन बाध्य संस्थाओं के लिए है जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता में कमी संबंधी निर्धारित मानदंडों का पालन करके कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र अर्जित करती है। ऑफसेट तंत्र, यह उन गैर बाध्य संस्थाओं के लिए है जो ऐसी परियोजनाओं को पंजीकृत करवा सकती है जो उत्सर्जन में कमी या उसे समाप्त कर सकती है तथा जिनके बदले में वे CCCs अर्जित कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला प्रश्न है एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 कह रहा है केंद्र सरकार ने वन अधिकार अधिनियम FRA के कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए FRA प्रकोष्ठों यानी FRA सेल्स को मंजूरी दी है। कथन 2 कह रहा है वैधानिक समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों में हस्तक्षेप किए बिना FRA दावों से जुड़ी कागजी कार्रवाई और डेटा प्रबंधन में सहायता करना है। तो ऑप्शन कह रहा है ए, ऑप्शन कह रहा है केवल 1, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2, ऑप्शन सी कह रहा है ना ही 1 और ना ही 2, ऑप्शन डी कह रहा है 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो केंद्र सरकार ने वन अधिकार अधिनियम FRA के कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए FRA प्रकोष्ठों को मंजूरी दी है। केंद्रीय जनजातीय और कार्य मंत्रालय ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान नामक केंद्रीय योजनाओं के तहत वन अधिकार कानून को लागू करने के लिए अब तक 324 जिला स्तरीय FRA प्रकोष्ठों की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त विविध राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य स्तरीय FRA प्रकोष्ठों को भी मंजूरी दी गई है। जिला स्तरीय FRA प्रकोष्ठों FRA सेल्स के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? तो वैधानिक समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों में हस्तक्षेप किए बिना FRA दावों से जुड़ी कागजी कार्रवाई और डेटा प्रबंधन में सहायता करना है। अब देखिए वन अधिकार अधिनियम यानी FRA के तहत अधिकार क्या क्या हैं? तो अधिकार में प्रदान किए गए हैं जैसे भूमि, वन भूमि पर अधिकार यानी 4 हेक्टेयर तक है तो वह उसका भूमि का मालिकाना हक बना रहेगा। आजीविका यानी जीविकोपार्जन के लिए स्वयं खेती करने और रहने या आवास के लिए अधिकार। गौण वनोपज यानी गौण वनोपज एकत्र करने का अधिकार। चराई पशुधन के लिए चराई का अधिकार है। अनाग यानी वनों की सुरक्षा और प्रबंधन का अधिकार। और अधिक की बात करें अन्य सामुदायिक अधिकार, सभी अधिकार सुरक्षित हैं। वंशानुगत हैं लेकिन हस्तांतरणीय या विक्रय योग्य नहीं है। किसी को हम दे नहीं सकते और विक्रय नहीं कर सकते हैं, लेकिन वंशानुगत बना रहेगा। संयुक्त रूप से पंजीकृत हैं, दोनों पति पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से पंजीकृत यदि विवाहित हैं तो। छूट इसमें दी क्या है? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पूर्व मंजूरी से छूट दी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? वनवासियों और पारंपरिक समुदायों को सशक्त बनाना है। इन प्रकोष्ठों से संचालन से जुड़े नियम धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कार्यक्रम से तय होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि यह नियम अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 यानी साधारण रूप से वन अधिकार अधिनियम FRA से तय नहीं होंगे। मुख्य कानून राज्य सरकारों को वन अधिकार दावों की प्रक्रिया के लिए फ्रेमवर्क बनाने के लिए निर्देश देता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं। यानी ग्राम सभा वन अधिकार समितियां इसमें शामिल होंगी, उपमंडल स्तरीय समितियां शामिल होंगी, जिला स्तरीय समितियां शामिल होंगी और राज्य निगरानी समितियां इसमें शामिल होंगी। नए प्रकोष्ठों के स्थापना से जुड़ी हुई कुछ चिंताएं भी हैं। तो मुख्य कानून के दायरे से बाहर एक समानांतर FRA तंत्र का निर्माण होगा। अधिक समितियां या प्रकोष्ठ जोड़ने से FRA कार्यान्वयन में संरचनात्मक मुद्दों का समाधान नहीं हो सकता। लंबित दावों की अधिकता से
मुख्य कारणों में शामिल है उपमंडल और जिला स्तर की समितियों की कम बैठकें होना तथा मंजूर किए गए दावों पर कार्रवाई करने में वन विभाग द्वारा रुचि नहीं दिखाना। ये सब कुछ प्रमुख चिंता के विषय हैं। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आप लोग इसकी महत्ता को समझ रहे होंगे और अभी देख रहे हैं किस तरीके से यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं में, स्टेट पीसीएस में और किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षाओं में करंट अफेयर का दायरा इस प्रकार बढ़ता जा रहा है कि उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसके बिना कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना आसान नहीं है। साथ ही साथ उसमें स्टेटमेंट भी जोड़े जाते हैं और स्टेटमेंट के माध्यम से यह ज़रूरी हो जाता है कि आप जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक पर अच्छे तरीके से पकड़ बना करके रखें। तो आप जो है करंट अफेयर के माध्यम से अपने तैयारी को गति देते रहिए। आरजीएस चैनल को सपोर्ट कीजिए और जो है अन्य लोगों तक बड़ी शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी कार्यक्रम हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।